हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्त चलिए आज के मेरा सवाल रहेगा घटना चक्र के जियोग्राफी। या जियोग्राफी में आज बहुत खतरनाक बहुत लाजवाब टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, यानी उसमें है कि उर्वरक। कौन सा उर्वरक? इससे आए दिन हमेशा पेपर में एग्जाम में पूछा करता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन मेरा रहा है कि गेहूँ की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे। यानी गेहूं की अगर आप खेती कर रहे हैं तो कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन का। किसका बाबू? नाइट्रोजन का। यही से गेहूं में खूब यूरिया मराता है, यूरिया मराता है। कहें कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना रहता है बाबू? तो 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना रहता है? 46%। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, यूरिया के सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 नहीं, NH2CO NH2। सुनिए, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, यानी कौन सा तत्व उर्वरक में नहीं पाया जाता है बाबू? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कोई भी उर्वरक में नहीं पाया जाता है। सॉरी, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन उर्वरक में नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन उर्वरक में नहीं पाया जाता है। कोई दिक्कत है? अच्छा सुनिए, उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं, जो उर्वरक में मुख्यतः होते हैं। यानी उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों के वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है, उर्वरक में मुख्यतः क्या क्या उपस्थित होता है बाबू? तो देखिए, एक होता है बृहद पोषक तत्व होता है, यानी जो बड़े पैमाने पर उसके लिए ज़रूरत होता है। एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, बहुत छोटा कम मात्रा में और आवश्यकता होता है। तो देखिए, बृहद पोषक तत्व को ही कहते हैं स्थूल पोषक तत्व। कौन पोषक तत्व? स्थूल पोषक तत्व। तो सुनिएगा, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब बृहद पोषक तत्व हो गया, यानी स्थूल पोषक तत्व हो गया। और सूक्ष्म पोषक तत्व में बाबू तो बोरॉन कैसा है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। क्लोरीन कैसा पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। कॉपर सूक्ष्म हो गया। आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जस्ता, ये सब कैसा है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो आप इसको याद रखिएगा कि कौन बृहद पोषक तत्व है और कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है। क्या है कि एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको मारना है। सुनिए, नाइट्रोजन किस में बाबू सहायक होता है? तो पौधों के वृद्धि के लिए फास्फोरस। फास्फोरस बाबू तो पौधों के देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम पौधों के दीर्घ पोषक तत्व है। यानी दीर्घ पोषक तत्व का मतलब बृहद पोषक तत्व है। ठीक, नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा पौधों में वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। यानी नाइट्रोजन का अगर कमी होगा तो पौधा बढ़वे नहीं करेगा। मानव में प्रोटीन की कमी से मनुष्य नाटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? शरीर का वृद्धि नहीं हो जाएगा। किसके कमी से? प्रोटीन के कमी से। अब बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशीवोरकर नामक बीमारी होती है। और क्या? तो मरासमस नामक बीमारी भी होता है। ठीक है, वो तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, यानी इसी को सूखा रोग कहते हैं, रिकेट्स को। कोई दिक्कत है? यानी कहने का मतलब बाबू आप लोग समझ में आ रहा है ना जितना बात बता रहा हूँ? क्या मैं बताया अभी कि अगर सर प्रोटीन की कमी होगा तो उससे बच्चों में कौन सा बीमारी? क्वाशीवोरकर बीमारी और मरासमस बीमारी होती है। कोई डाउट? सुनिए, तो पौधों में नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा पौधों की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। इसीलिए गेहूँ पियारा लगता है ना, तब मार धके यूरिया मारते हैं। नहीं, यूरिया के छिड़काव करते हैं ताकि गेहूँ खूब लहरदार एकदम ऊपर जाएगा और उसमें एकदम धप हरियर। कोई दिक्कत है? पता ही लहराएगा। पौधों में फास्फोरस को प्रायः फास्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। यह जड़ों के विकास के लिए आवश्यक होता है। जो फास्फोरस है बाबू, वह जड़ के विकास के लिए आवश्यक होता है। यानी फास्फोरस मराएगा ना तो जड़ के विकास होगा, जड़ जो होगा सुदृढ़ होगा और बहुत मजबूत होगा। और पोटेशियम को स्टोमेटा के खुलने व बंद होने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी पत्तियों के स्टोमेटा खुलेगा बंद होगा, वह किस पर डिपेंड करेगा? पोटेशियम पर। स्टोमेटा का क्या काम है बाबू? तो स्टोमेटा का हिंदी में क्या कहते हैं? रंध्र। क्या कहते हैं? स्टोमेटा के मतलब रंध्र। स्टोमेटा जो है बाबू रंध्र, यह क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। यानी खुलेगा बंद होगा। अगर बंद नहीं होगा तो पौधों में पानी की कमी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कंप्लीट नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण में दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसलिए सही समय से खुले या समय से बंद होके खुले बंद होके, इसके लिए पोटेशियम आपको आवश्यकता होता है। बोरॉन पौधों का सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसकी कमी से चुकंदर में हार्ट रॉट रोग होता है। यानी हार्ट रॉट रोग किस में होता है बाबू? हार्ट और रॉट रोग किस में होता है? चुकंदर में।
ठीक है। चुकंदर, मोल मने छुछुंदर, मोल मने छुछुंदर। तो सबसे छोटा गुणसूत्र किस में? छुछुंदर में। किस में? छुछुंदर, ठीक है। छुछुंदर में सबसे छोटा गुणसूत्र है, ठीक है। सेब में आंतरिक कर्क नामक रोग होता है। सेब में कौन सा बाबू? आंतरिक कर्क रोग होता है। किसके कमी से बबुआ? तो बोरॉन के कमी से। बोरॉन के कमी से सेब में आंतरिक रोग होता है, आंतरिक कर्क रोग होता है, इंटरनल कर्क नामक रोग होता है। सेब में कौन अम्ल? मैलिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टोमीटर से दूध को मापा जाता है। अच्छा, वसा जो होता है यानी घीवा काहे महकता है? घी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल है। घी में? घास में बेंजोइक अम्ल। घास में पेय पदार्थ, पेप्सी कोला, ये सब गटगट ढारताड़ी, पेप्सी कोला, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कोई दिक्कत है? आइए, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है बाबू? तो यूरिया का सूत्र NH2CONH2, यानी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन ही चीज रहता है। यूरिया में कौन चीज है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, चार चीज ना। NH2CO यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, चार चीज ना बाबू। तो यूरिया में कौन कौन सा उपस्थित होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कोई दिक्कत है? यूरिया में किस रूप में पाया जाता है? यूरिया जो है नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो एमाइड के रूप में। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, देखिएगा ऑप्शन में है, सुनिएगा ध्यान से दोस्त। ऑप्शन में है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को खुद से सुनिएगा, आपका मारिएगा, हम बताते हैं। एमाइड देगा ऑप्शन ए, बी है एमोनिकल, सी है नाइट्रेट और डी है नाइट्राइट। यानी आप जब है ना एग्जाम में रहते ना, अगर आज से क्वेश्चन नहीं पढ़े रहते तो आप नाइट्रेट टिप कराते, इसमें नो डाउट था। आप कतनों दिल से छिपाइए, लेकिन हम जानते हैं कि आपसे क्या होता। नाइट्रेट मार के आते, नाइट्रेट मार के आते। बाबा बागेश्वर हैं, बैठे हैं, ठीक है। तो यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो एमाइड के रूप में, नॉट नाइट्राइट। नाइट्राइट के रूप में, नॉट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट, ठीक है। नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एमाइड विच इज, ठीक है, फाउंड इन यूरिया, जिसको कि आप यूरिया में पाते हैं, वो किस रूप में रहता है? तो एमाइड के रूप में। कोई दिक्कत है? अब देखिए, जो पौधा है ना वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। बात समझ में आया क्या? पौधा जो है, जैसे पौधा आप छिड़काव कर दिए, यूरिया के खेत में छीट दिए या पौधा के पास में ले जाकर यूरिया खाद डाल दिए, तो वो प्रकृति से, नेचर से नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। नाइट्रेट के रूप में। कोई दिक्कत है? ऑक्सीजन चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है, जल चक्र होता है, कार्बन चक्र होता है, लेकिन हाइड्रोजन चक्र नहीं। बात समझ में आ गया? ये भी क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। तो यूरिया में अगर नाइट्रोजन कहे तो एमाइड के रूप में रहता है, लेकिन पौधा अगर पूछ देगा कि नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है, तो नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में? भुला जाइएगा कभी। पौधा लेगा नाइट्रोजन तो वह नाइट्रेट के रूप में एक्सेप्ट करेगा, लेकिन यूरिया में, जैसे यूरिया जो खाद होता है उसमें नाइट्रोजन है, वह एमाइड के रूप में संचित रहता है। दोनों क्वेश्चन पता चल गया ना? आइए आगे। निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील हैं? तो यूरिया। यूरिया कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है। यही से बबुआ, यूरिया जब भी खाद मारा जाता है तो पटहुआ के तुरंत बाद, पटहुआ के, बात समझ में आ गया क्या? अगर हल्का हल्का पानी हो तब पर भी आप मार सकते हैं खाद, या जब से खेत पूरा भीगा नहीं हो तब से यूरिया मारिएगा तो उतना अच्छा से सेट नहीं करेगा। आप लोग सुने होंगे। इसका वजह जानते हैं क्या है? इसका वजह है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील होता है। कौन? यूरिया। अगर सूखा जमीन पर मारिएगा ना यूरिया तो बहुत धीरे धीरे हो जाएगा अंदर, और वहीं जल में मिक्सर होकर जल्दी से पेड़ के, पौधों के पास में पहुंच जाता है। और पौधे नाइट्रोजन को, उसमें जो संचित नाइट्रोजन है वह नाइट्रेट के रूप में लेकर टॉप दे बढ़ जाएगा। 2 दिन बाद जाते हैं किसान अपने खेतों पर मुस्कान लेकर आते हैं, मुस्कान की चमकान।
समझ में आ गया ना, यानी कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब है कि अगर आज गए खेत में पीलापन पड़ा है, मार दिए खाद, और 2-3 दिन बाद कहाँ जाए गए, हरियाली, चेहरा पर एकदम स्माइल, जैसे बुचिया हंस रही हैं। आइए देखिए, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है, वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही है, प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। ठीक है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, वह तेल शोधन कारखानों का उत्पादन है, उपोत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है। कहने का मतलब है कि सल्फर, हम पहले भी बताए हैं कि सल्फर बाबू फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, वह तेल शोधन कारखानों यानी जो ऑयल रिफाइनरीज है ना बाबू, उसमें सल्फर बहुत उपयोगी होता है। समझ में आ गया? यानी अधिक मात्रा में तेल निकालने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, सल्फर का चीज, कोई दिक्कत है? चलिए, आज सल्फर ये सब खुजली उजली में बड़ा सहायक होता है, खुजली वगैरह बढ़ा देता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? आइए, नहीं तो ये सब बढ़ा देता है। 1 kg नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है, तो 2.2 kg, यानी 2.2 kg यूरिया आप छींटिएगा ना, तो 1 kg नाइट्रोजन की आपूर्ति होगा, 1 किलो नाइट्रोजन मिलेगा, यानी 2.25 किलो यूरिया फेंकिएगा तो। ठीक है। आइए, मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी नाइट्रोजन अगर उर्वरक का आप उपयोग करते हैं तो उसके उपरांत क्या होगा, अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाइएगा तो क्या होगा बाबू, तो मिट्टी की अम्लीयता बढ़ेगी और भौम जल यानी ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन का निछालन यानी लीचिंग हो सकता है, यानी भौम जल में नाइट्रोजन जा सकता है। कोई दिक्कत है? चलिए, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा है बाबू, अभी बताया ना, नाइट्रेट के रूप में। आ गया ना क्वेश्चन? अरे आ गया, यूपीपीसीएस प्री 2016, एकदम 2016 का क्वेश्चन है, गर्मा गर्म है अभी। यानी जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह किस रूप में बाबू, नाइट्रेट के रूप में। ठीक है। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग बाबू यूरिया उर्वरक में उत्पादन में किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसको यूरिया के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के तो यूज नहीं है, क्लोरीन का कहीं है का, NH2CO में, NH2 में है क्लोरीन, नहीं है। अच्छा सर, नाइट्रिक अम्ल के NH3 का प्रयोग नहीं। ठीक है। तो बड़े पैमाने पर यूरिया के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से देखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया यानी नीम कोटेड यूरिया, याद रखिएगा, नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती हैं? क्यों बाबू? क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है, यानी जो नीम कोटेड है ना, वह मृदा में यूरिया के घुलने की दर धीमा कर देता है। इसका मतलब समझ रही हैं? नहीं, यानी यूरिया अगर एक बार में घुल जाए तो वो भी ज़्यादा उचित नहीं है। जैसे ईंधन तुरंत लहर के बुझ जाए, कोई फायदा नहीं है, तनी सा आँच दिया, उसी तरीक़ा से धीरे धीरे गलेगा तो वो पौधा को नाइट्रोजन की आपूर्ति बहुत बढ़िया से होगा। यही पर समझा रहे हैं कि लइका पर मिठाइया एगो मिलेगा ना, तो उसको तनी सा चाटेगा, फिर छोड़ेगा, फिर तनी सा खाएगा, हटनी सा कटी धीरे से कि तनी सा कटो, फिर हटा देगा। और ओकरा पता चल के आता ना चाटी ना, तो आगावा का होला, जीभिया के, जीभ के आगे मिठास का चेक किया जाता है। यही से धीरे धीरे का होता है ना कि धीरे धीरे खाइएगा ना तो आप मीठा चीज़ कम खाइएगा, जितने धीरे धीरे खाइएगा तो मीठा का खाइएगा, कम खाइएगा, फिर तनी सा काटेगा, फिर रखेगा कि दादरे ख़त्म मत हो जाए, कोई दिक्कत है? तो वो क्या करता है, धीरे धीरे खाएगा काट काट के ना, तो क्या होगा कि उसका पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा एके में, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? तो ये होता है। ठीक। अब देखिए DAP कितने % फास्फोरस यानी P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती हैं, यानी DAP में बाबू कितने % फास्फोरस, DAP का मतलब समझ रही हैं, डाई अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट। ठीक है। यह DAP उर्वरक है जिसका रासायनिक सूत्र NH4 के होल ट्वाइस इंटू HPO4 है, HPO4। ठीक है। इसमें कह रहा है कि
प्रतिशत फास्फोरस यानी P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। कितना बाबू? तो 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5 पाया जाता है। 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5 पाया जाता है। निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यह क्या है? मिश्रित फास्फोरस है। मिश्रित फास्फोरस है, याद रखिएगा। यूरिया मिश्रित उर्वरक नहीं है, कैम मिश्रित उर्वरक नहीं है, अमोनियम सल्फेट मिश्रित उर्वरक नहीं है, लेकिन मिश्रित उर्वरक क्या है बाबू? तो NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यह IAS प्री 1995 का क्वेश्चन है, IAS का क्वेश्चन है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? रासायनिक उर्वरक नहीं है। यूरिया है, रासायनिक रूप से तैयार होता है। सुपर फास्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, लेकिन सोडियम सल्फेट NaSO4 के होल टू एस यानी सोडियम सल्फेट जो है बाबू, यह प्राकृतिक रासायनिक उर्वरक नहीं है। यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक उर्वरक है, जबकि सोडियम फास्फेट रासायनिक उर्वरक के रूप में नहीं है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है? यानी फसल में पर्णीय छिड़काव के लिए कौन से उपयुक्त उर्वरक है बाबू? तो यूरिया। कौन सा है? यूरिया क्या है? तो उपयुक्त उर्वरक है। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन है? यूरिया। पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक कौन है? यूरिया। बहुत बढ़िया। ह्यूमस उदाहरण है। ह्यूमस किसका उदाहरण है बाबू? तो जैविक कोलाइड का। ह्यूमस अगर पूछ दे कि किसका उदाहरण है, तो जैविक कोलाइड का। जैविक कोलाइड का ह्यूमस उदाहरण है। हरी खाद्य के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है? हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है? तो सनई। कौन सा? सनई। सनई जो है ना, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुनिएगा, नील हरित शैवाल धान में पाया जाता है। धान के खेत में नीचे बना कौरिया लग जाला हरियर के कलर के, तो वह नील हरित शैवाल है। अच्छा सा, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम यह मटर में पाया जाता है। मटर के पौधा का होता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है, उसके लिए राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है उसके जड़ में। अच्छा, एजोटोबैक्टर गेहूं में कौन सा बाबू? एजोटोबैक्टर पाया जाता है, लेकिन एजोला जो है ना मक्का में नहीं पाया जाता है। ठीक है, एजोटोबैक्टर जो है वह गेहूं के में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है? सहायक होता है। एजोला मक्का की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, अतः डी क्या है? गलत है। ठीक है, अब सुनिए, मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है? मच्छर जो मारने वाला दवा चला है ना, तो उसमें सक्रिय कौन सा केमिकल डाला जाता है बाबू? तो एलिथ्रिन। कौन सा? एलिथ्रिन को मिलाया जाता है मच्छर भगाने में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इतिहास की घटना चक्र में भारत छोड़ो आंदोलन की ओर बढ़ते हैं। किधर? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन छोड़ो? भारत छोड़ो। ठीक है, आइए, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा किया था। यानी 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा किया था। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 1942 में कौन थे बाबू? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यही भारत के सबसे कम उम्र में क्या बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। विंग्स ऑफ फायर किसका है? विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम के। अगर कहेगा कि अल हिलाल पत्रिका किसका है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, सुनिए, वर्धा में जुलाई 1942 में कांग्रेस की समिति के बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल इत्यादि पुरुषों ने भाग लिया था। इसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया है। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ठीक है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो बी, वर्धा में। कहाँ बाबू? वर्धा। वर्धा कहाँ है बताइए? वर्धा अगर पूछेगा कि वर्धा जो जगह है वह कहाँ है, जल्दी से आप लोग बताइए सोच के। ठीक है, 1942 में कार्यकारिणी बैठक कहाँ हुआ था? वर्धा में। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव लिया था।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल यानी भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति यानी कमांडर इन चीफ कौन थे? लॉर्ड बेवेल था, जो कि बाद में 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था बाबू? तो 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो याद रखेगा कि ऑपरेशन जीरो हमेशा पूछता है कि ऑपरेशन जीरो कब शुरू किया गया था? तो 1942 में। ऑपरेशन ट्राइडेंट कब? तो 1974 में। कब? 1971 में। 4 दिसंबर 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था? 1984 में। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन वाला 1984 में। ठीक है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो सुनिएगा, सही कौन सा है बाबू? तो AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। केवल यही क्या है? सही है। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1942 में। कब बाबू? 1942 में। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। तब वर्धा कहाँ है? मुंबई में। समझ में आ गया? वर्धा कहाँ है? मुंबई में। यहीं से 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तब मुंबई में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो बम्बई में। यानी भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से? वर्धा, मुंबई। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? कहें कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान के लिए पारित किया गया था? तो ग्वालिया टैंक। ग्वालिया टैंक से। कोई दिक्कत है? ग्वालिया टैंक के लिए। चलिए दोस्त, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था बाबू? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का आंदोलन किसके साथ संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। गांधी जी का करो या मरो का नारा आह्वान किया गया था कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव की प्रक्रिया में। यानी क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में जो आया था ना, उसके प्रक्रिया में प्रारंभ किया गया था। किसको बाबू? तो क्रिप्स प्रस्ताव के प्रारंभ में अगेंस्ट में क्या किया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग कब दिया था? तो 1942 में। बलदेव सहाय जो थे वह किससे बाबू? महाधिवक्ता के पद से कब त्याग पत्र दिए थे? 1942 में। यह कथन किसने कहा था कि हम भारत को या तो आज़ाद कर देंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे? यह किससे जुड़ा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से यह कथन जुड़ा था कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। यह किससे जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से यह प्रस्ताव जुड़ा है। भारत छोड़ो आंदोलन कपितय संशोधन के बाद पास किया गया था। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। ठीक है, संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता है। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से हम कुछ भी नहीं। मैं आपके एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। चलिए दोस्त, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा टिप्पणी सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो सुनिए ध्यान से, जितना टिप्पणी है ध्यान से सुनिएगा। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चयतः अहिंसक नहीं था। यानी 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, अब अहिंसा वाला नहीं रह गया था। इसमें महात्मा गांधी भी कह दिए थे कि जाओ अब जैसे क्रांति लेना है अंग्रेजों से छीन लो आज़ादी, अब इसमें हम लोग को नहीं पीछे झुकना है। ढेर दिन हम देखें, असहयोग आंदोलन चलाएं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएं,
समझ में आ गया ना। तो इस सबसे दांडी यात्रा की हम बहुत बहुत चीज़ की हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं है। अब देखिएगा, सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में ही 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए या क्षतिग्रस्त हुए। तो 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट हो गया था या तो क्षतिग्रस्त हो गया था। 500 से ज़्यादा डाकघरों तथा 150 थानों पर हमला हुआ था। सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई थी। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया था। आहा, जो हिंसा का माइक लगाएगा कि महात्मा गांधी बोलिए आप क्या कहना चाहेंगे, 1942 में इतना हिंसा हुआ है, तो उससे भी पल्ला झाड़ दिए थे कि हम नहीं इस पर कुछ टिप्पा टिप्पणी करेंगे। ये जनता की चीज़ है, जनता अपना समझेगी। हम अपना भैया आप लोग हमको जेल में डाल दिए हैं, ऑपरेशन जीरो के द्वारा हम जेल में पड़े हैं। समझ में आ गया ना। हम इस पर कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। जो जनता को जायज बुझा रहा है वो चीज़ अपना कर रहे हैं, हम उस पर कुछ नहीं टिप्पा टिप्पणी करेंगे। आप हमको ऑपरेशन जीरो के तहत लाकर जेल में डाल दिए। बात समझ में आ गया का। अब तो अंग्रेज बड़ा नाखुश था इनसे। उनका कहना था कि इनके पास जान से ले जाता था कि कुछ कहें कि भाई आंदोलन स्थगित कर दे, आंदोलन बंद कर दिए। लेकिन महात्मा गांधी भी कहाँ, थक चुके थे। तो कह रहा है कि उनका कहना था कि यदि सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था, उनका कहना था कि यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था, यानी यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था। महात्मा गांधी बोले थे आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। यानी आंदोलन के अब मेन लीडर पकड़ा गए थे, तो यह स्वतः स्फूर्त कहने का मतलब है कि अपने आप आंदोलन तीव्र रूप ले लिया था। अब इसको कोई एक कंट्रोल करने वाला नहीं रह गया था। ठीक है। और तब विकल्प ए और बी दोनों सही है। यानी विकल्प ए आंदोलन अहिंसक था, ये अभी नहीं सही है। यह नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, यह नेतृत्व स्वतः स्फूर्त था। यानी 1942 के आंदोलन का कोई भी नेतृत्व नहीं किया था। यह क्वेश्चन बीपीएससी IAS देखिए 2011 में पूछ चुका है और आगे भी पूछा था कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। लड़का मार के महात्मा गांधी सीना चौड़ा करके बहरी, पता चलो कि आयल तो ऐसे हो गई। समझ में आ रहा है ना। हाँ ठीक है। तो सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1942 का जो आंदोलन था यह नेतृत्वहीन था। यानी यह स्वतः स्फूर्त था, इसमें किसी व्यक्ति का कोई नेतृत्व नहीं किया था। क्योंकि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 1942 के आंदोलन शुरू होने से पहले ही क्या कर गए कि जो मेन लीडर इससे जुड़े थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने बाबू? महात्मा गांधी ने। देखो यहाँ पर दे दिया बीपीएससी 2001। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था तो महात्मा गांधी। इसमें दिया नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ना तो वो वही होता। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सुनिएगा, 8 अगस्त 1942 की रात ही अधिकांश नेताओं की गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण वे भी इसका नेतृत्व नहीं कर पाए। साथ ही इस आंदोलन में व्यापक हिंसा भी हुई थी, अतः यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। यह आंदोलन भी अहिंसक नहीं था। आंदोलन की घोषणा के बाद ही कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। यानी कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था के रूप में घोषित कर दिया गया था। अतः समझ में आ गया ना 1942 के बारे में। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो उपयुक्त में से सभी। हिंदू महासभा ने समर्थन नहीं किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी समर्थन नहीं किया था। यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी समर्थन नहीं किया था। यानी ये सब पार्टियां जो है बाबू भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। कौन कौन? तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये सब समर्थन नहीं किया था। निम्नलिखित में से किसने 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सरकार वल्लभ भाई पटेल। सरकार वल्लभ भाई पटेल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का समर्थन किया था। ठीक है। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था बबुआ? तो किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1942 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
चलिए दोस्तों, यहीं पर क्यूज को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्यूज आपको बढ़िया लगा होगा, बहुत अच्छा दमदार। तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर बैठाएं। 4 के टारगेट दे रहा हूँ, 4 के ज़रूर कृपा ये थी पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, इसके लिए बहुत तहे दिल से स्वागत मेरे वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही झा सर के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि झा सर के मतलब कि जो यूट्यूब चैनल ब्लॉक हुआ है, ब्लॉक नहीं कर सकते हैं उसको, जो वीडियो डिलीट हुआ है उसको ब्रिंग मतलब कि वापस लाने के लिए ब्रिंग ये गो बैक SK झा ब्रिंग, ठीक है, SK झा चैनल, कृपया करके इसको ट्वीट करें। आप उनके ट्विटर अभियान में सहयोग करें, हम भी साथ दे रहे हैं, आप भी साथ दीजिए। मिलकर उनको सभी छात्रों के लिए बहुत अच्छा करते हैं SK झा सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। उनको जल्दी से जल्दी उनका चैनल लाने की कृपा किया जाए। हम लोग का ट्वीट ही उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है इस समय। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त।